गाइस गुड मॉर्निंग। पता नहीं है, रोज ही अलग लगता है मेरे को। मैं प्रिपेयर होकर आता हूं कि ठीक है रिएक्ट नहीं करूंगा, पर इतना अजीब लगता है ये। एनीवेज, कम टू पेज नंबर 5.10। एक बार 5.10 पे आ जाना, वापस से रिकैप लेते हैं अपन, ठीक है। और ग्राफ भी तुम ही बनाना। रफ पेज लाया है? नहीं ला। बैग तेरा यही है ना? बैग कहाँ गया तेरा? ले आओ नोटबुक, दे दो इसको, पेज उधार दे दो आधा फाड़ के। यार तेरे दिन कैसे, ये पता नहीं इसका ग्राफ कैसा अजीब सा था। वो एक्सरे को देखते हैं ना अपन लाइट में, वैसे देखकर समझ में आ रहा है सही ग्राफ है। ऐसा उल्टा कैसे बना सकती हो ग्राफ? चलो, सबसे पहले इनिशियली वी विल बी टॉकिंग अबाउट टोटल प्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल प्रोडक्शन पार्थ? टोटल प्रोडक्शन मींस total quantity produced. What is meaning of average production? Average production means total production divided by number of variable input. ठीक है. What do you mean by marginal product? Additional production resulting from one additional unit of variable input. Formula क्या है marginal product का? TPN minus TPN minus 1, और दूसरा एक और था डेल्टा प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा प्रोडक्शन, यानी कि चेंज इन प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा इंपोर्ट, यानी कि चेंज इन इंपोर्ट। ठीक है, अपन ने टेबल देखा, इसके बेसिस पे अगेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ ग्राफ अगेन। सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन को देखो। टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेबर 1 टू लेबर 6, 7 तक कह सकते हैं, 7 तक इंक्रीजिंग हो रहा है। बट द रेट ऑफ इंक्रीज इनिशियली इज मोर, पहले 3 से बढ़ा फिर 4 से बढ़ा, सो द रेट ऑफ इंक्रीज वॉर मोर, सो द रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन इज डिनोटेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट। वापस ये कल पॉइंट मैंने नहीं बताया था, पर्पसली हैवी हो जाता। टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होते हुए, बट द रेट ऑफ इंक्रीज पहले 2 था, 2 से 5 हो गया, यानी कि 3 से बढ़ा फिर 4 से बढ़ा, सो दैट इंक्रीज इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। Total production is increasing in increasing order, which is denoted by marginal product. देखो marginal product भी बढ़ रहा है, 2 से 3, 3 से 4. Then total production is increasing, but at a diminishing rate. कब तक? जब तक marginal product positive रहेगा या जीरो नहीं हो जाता। एक बार marginal product हो गया जीरो, और उसके बाद जब नेगेटिव होने लगता है टोटल प्रोडक्शन भी गिरने लगता है। अच्छा, टोटल प्रोडक्शन को देख के मार्जिनल प्रोडक्ट का भी अपन कैरेक्टरिस्टिक डिपिक्ट कर सकते हैं। टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग बट एट इंक्रीजिंग रेट, सो मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा। टोटल प्रोडक्ट इज गोइंग डाउन, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। एक बार देखो, क्रॉस लिंक करके देखो जम रहा है क्या? टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, will be increasing. Total product increasing but at diminishing rate, marginal product decrease होगा। total production कम हो रहा है, marginal product negative हो जाएगा। इसी पर क्वेश्चन आएंगे। ये एक टेबल है, इसको ऐसा पिक्चर बिठा लो दिमाग में अपने, क्योंकि इसी के बेसिस पे ग्राफ बनेगा और ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो पूछते हैं एमपी कर्व्स ऊपर से कट करता है या नीचे से कट करता है, तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, यहां पे देखो एनालिसिस देखते हैं अपन। लेबर यूनिट 1 2 3 का मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट बोथ इंक्रीजेस। कौन ज्यादा इंक्रीज होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में से मार्जिनल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि वो उतावला है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीज। एक लेवल आएगा मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट, एपी मैक्सिमम रहेगा इस लेवल पे। फिर एक स्टेज आएगी एमपी एंड एपी बोथ डिक्रीजेस बट फॉल इन मार्जिनल प्रोडक्ट। Fall in marginal product will be more than average product. क्यों? Again वो उतावला है। यहां पर देखो क्या लिख रहा है, MP is less than AP, which mean fall in MP is more than AP. यहां पे तुम्हें रिवर्स साइन दिखेगा, बट टेक्निकली स्पीकिंग इसको बोलने का तरीका क्या है? Fall in marginal product is more than fall in average product. समझ में आया? ये ज्यादा जोर से गिर रहा है इसलिए छोटा है ये। समझ में आया प्रणीता? लास्टली देखना, एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट, बोथ डिक्रीजेस, टीपी डिक्रीजेस। ये तो बहुत ऑब्वियस है, मार्जिनल प्रोडक्ट तो नेगेटिव में जाना चालू हो गया, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एवरेज प्रोडक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव बट मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बिकम नेगेटिव, सो एवरेज प्रोडक्ट विल बी मोर देन मार्जिनल प्रोडक्ट इन स्टेज 3। समझ में आया?
अब अपन इसको ग्राफ पे लेते हैं। कल अधूरा ग्राफ सिखाया था, वापस से आना, ड्रॉ करो तुम भी। क्वांटिटी मैंने कल उल्टा लिया था, मैंने कल उल्टा बोल दिया था शायद। एनीवेज, अच्छा दोनों डायग्राम में ना क्या डिफरेंस है बताना मेरे को, पहले ये एक्सप्लेन कर दूं मैं एक बार। कल मैंने शायद उल्टा बोल दिया था, यहाँ पे आना चाहिए वेरिएबल इनपुट, इधर आना चाहिए आउटपुट। करेक्ट कर देना चाहिए था, तुमने बता देना चाहिए था, इसलिए तुम्हारा ग्राफ ऐसा बना शायद। अच्छा, इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, सॉरी टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट ए इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग बिकम कांस्टेंट देन स्टार्ट्स फॉलिंग। देवराज समझाइए। फिर निकालते हैं एवरेज प्रोडक्ट। काय झालं ताई? काय नहीं, ठीक है। तुम उन दोनों को मारपीट करते हो क्या? उनके साथ वैसे कोने में बैठती हैं दोनों, बैठने नहीं देते उनको, यहाँ जगह नहीं देती, इतनी जगह खाली रहती है। मारता है तान्या तुमको कोई? ये जयंती मारती है ना? हो सकता है, पहलवानों की बेटी। इधर बैठा करो, उधर से दिखता भी क्या तुमको? अच्छा, कितने टीवी लगे हैं? 1 2 3, ठीक है। ये समझ में आया तुमको? सुनना, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कहां तक हो रहा है? ध्यान देना, अभी पूरा ग्राफ से समझाऊंगा। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है यहां तक, और जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तब तक टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, बट एट ए इंक्रीजिंग रेट। टोटल जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कहां तक हो रहा है? देखो यहां तक ही इंक्रीज हो रहा है ना। ये जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किया, पहले ड्रॉ कर लो तुम। मालो जी निकाल लिया? शिवराज ऐसा खोया खोया क्यों बैठा है तू? कुछ नहीं याद आ रही है उसकी? कोई बात नहीं, 3:30 4 बजे चले जाना। कॉलेज जाना है? जाके आया, जान दो ना, मेरे लेक्चर में प्रेजेंट है ना बस। बाकी तू आग लगा दे दुनिया को, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा सबका बन गया, सुमित बन गया। सुमित इतना खोया तू भी क्यों खोया हुआ है? तुम दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो क्या? साथ में बैठना है क्या? नहीं ना। ध्यान देना, अभी ग्राफ से समझ में आएगा। नमन कितना बाकी है? क्या? अरे सिंसियर बंदा है वो, अब उसकी लाइफ में चेंज आ गया बहुत ज्यादा। ऐश्वर्या ठीक हो ना तुम? ओए बनाया क्या? तो इधर ध्यान दे दे, बाद में देख। सबका हो गया, किसका बाकी है? सोनाक्षी हो गया? सोनाक्षी बना लिया। प्रेरणा चल,
मैडम झाला का? मार्जिनल प्रोडक्ट, ये पॉइंट ड्रॉ किया मैंने, दिख रहा क्या ये वाला पॉइंट? ये वाले पॉइंट तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्ट तो सर आगे तक इंक्रीज हो रहा है, बट टोटल प्रोडक्ट ये वाले पॉइंट तक। अब मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, जिसके लिए ओ मत करना। ये पॉइंट यहां पर एक ड्रॉ हुआ एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज दैट पॉइंट ऑन टीपी कर्व। सुनो, ड्रॉ बाद में करो। Point of inflection is that point on TP curve where MP is maximum, which denotes till this point TP is rising but at a increasing rate. बढ़ तो रहा है लेकिन increasing rate है, पहले 2 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, इसके बाद भी बढ़ रहा है। देखो TP बढ़ रहा है, तुम वहां पे न्यूमेरिकल में देखो अपना TP बढ़ रहा है बट उसका ग्रोथ कम हो गया है। पहले 2 से बढ़ा, 0 से 2 हुआ, 2 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, 9 से फिर 12 हुआ, 12 से कितना हुआ? 12 to 14 हुआ। फिर देखो, फिर 2 से बढ़ा, फिर 1 से बढ़ा, फिर 0 से बढ़ा। सो इंक्रीज तो हो रहा है, टीपी इज राइजिंग, टीपी तो यहां तक बढ़ रहा है, बट राइज इन टीपी विल फॉल। मतलब राइज इन टीपी विल फॉल मतलब वो उस पेस से नहीं बढ़ेगा। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो दे रखा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक टीपी इंक्रीज होगा बट एट ए इंक्रीजिंग रेट। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे ढूंढ के निकालते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज दैट पॉइंट ऑन टीपी कर्व वेयर एमपी इज मैक्सिमम। समझ में आया? दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या डिनोट करता है ये डिनोट करता है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है एट अ वेरी हाई रेट, एट ए इंक्रीजिंग रेट। लिख दो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। काला जादू कर रहा है कोई यहाँ पे। चल हुआ? एपी, ओए, एपी और एमपी जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। मरीज हुआ क्या रे? कितनी आवाज कर रही तुम? ए इधर आओ, इधर आओ, उधर बैठो, श्रुति के पास बैठो। हाँ, झगड़ लो, पहले मार लो एक दूसरे को। अरे यार, मेरी पेंसिल ली, मेरा पाउच लिया, क्या है ये? क्या चल क्या रहा है तुम्हारा? तुम्हें मालूम है क्या, तुम 12th पास हो, तुम केजी वाले बच्चों जैसे लड़ रहे हो। और यहाँ पे कोई मर भी गया तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो मजा आता है। मैं टीचर जैसा तो हुई नहीं कि तुम्हारे झगड़े सुलझाऊं। मैं तो बोलूंगा और वो क्या रहता है वो जिससे वो करकटक मत बोल रहे, वो कट्टा नहीं रे, वो जिससे सर्कल बनाते, कंपास, राउंडर कंपास, वो उसके हाथ में डाल दो, मैं तो खुश हो जाऊंगा। मैं बहुत खराब उस मामले में। ठीक है भाई, ध्यान दे, एपी और एमपी जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, वहां तक बनेगा स्टेज 1। दिस इज स्टेज 1।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और स्टेज 1 अलग है भाई। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे स्टेज 1 नहीं बनता है। एपी और एमपी जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे स्टेज 1 बनता है। उसके बाद अब स्टेज 2 देखते हैं, जहां पे तुम्हारा एमपी 0 हो जाएगा। अक्षत, जब एमपी 0 रहेगा तब टीपी क्या होगा? बस, तो वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। क्या बात है, आज मैं इतना अच्छा क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे को खुद को नहीं समझ रहा। इसकी फोटो निकाल के मेरे को भेजना। थोड़ा सा टीपी गलत हुआ है, करेक्ट करता हूं मैं उसको। टीपी डिक्लाइनिंग दिख रहा है। टीपी थोड़ा मैक्सिमम उस तरफ है ना। हाँ ना, वही तो बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम वही आ रही है। बस क्या? हाँ नहीं ठीक है, उतना नहीं बन पाएगा। यहाँ पे दिख रहा है ना तुम्हारा, जहाँ ये इस पॉइंट पे नहीं दिख पाएगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगा बनाना। अच्छा, तो स्टेज 1 कहां पे कंप्लीट होता है मयूर? स्टेज 1 कहां पे कंप्लीट होता है? जहां पे एपी और एमपी का इंटरसेक्शन होता है। स्टेज 2 कहां पे कंप्लीट होता है? स्टेज 3 कहां से स्टार्ट होता है? जहां पे एमपी 0 होता है। अच्छा, जब एमपी 0 रहता है तब टीपी? अच्छा, जब एमपी बढ़ रहा रहता है तब एपी का क्या डायरेक्शन रहता है? एपी फॉल हो सकता है क्या उस टाइम पे? नहीं हो सकता है। एपी फॉल हो रहा है, एमपी का क्या डायरेक्शन रहेगा? राइज नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, एमपी फॉल हो रहा है तो एपी? देख के बोल, देख के बोल। बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? जहां पे जब नशे करती, बोल नमन। नहीं, सब उल्टा बोल दिया। सज्जाद नहीं, आज सज्जाद नहीं, आज श्री बताएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। क्या क्या? वेयर? हाँ ओके, ऐसा नीचे से खोपड़ी दिख गई तुम्हारी। Anyways, he told it right. He told it right. It is that point on TP curve. अबे तुम किधर थे दोनों? ध्यान किधर दे रहे हो? It is that point on TP curve where MP is maximum. MP maximum है जहां पे, वहां से एक लाइन ड्रॉ करनी। It is a point on TP curve. TP curve पे एक पॉइंट है जहां पे MP maximum है, which denotes till this point TP was increasing at increasing rate. इसके बाद टिल स्टेज 2 एंड जब तक नहीं होता टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट, और स्टेज 3 से क्या होगा? टीपी इज डिक्रीजिंग। अब समझो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज दैट पॉइंट ऑन टीपी कर्व वेयर टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। आफ्टर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टिल द एंड ऑफ स्टेज 2 टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। आफ्टर स्टेज 2 टीपी इज डिक्रीजिंग। समझ में आया प्रेरणा? अच्छा, स्टेज 2 जो स्टार्ट होता है वो एपी और एमपी जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसके बाद स्टार्ट होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद स्टार्ट नहीं होता है। यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2, ध्यान देना, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों स्टेज के अंदर टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होते हुए दिख सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस शेड, ये बात कर रहा हूं मैं। यहां पर देखो, ये स्टेज 1 है, ये एरिया, हियर टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। In stage 2, TP is increasing at decreasing rate. In stage 1, TP can be increasing at increasing rate or TP can be increasing at decreasing rate. दोनों चीजें हो सकती है। बस हो गया, लिख लो जिसको बनाना है, ड्रॉ करना है।
ये स्टेज 2 है तुम्हारा, ये स्टेज 3 है। सोनाक्षी किधर खोई हो गया, बढ़िया दिखा तेरा। नहीं ना, मैंने 4 बार बोला जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये दिख रहा क्या तुमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसके इधर स्टेज 1 नहीं है। तेरे हिसाब से तो 4 स्टेज जा रहे हैं फिर। हाँ, स्टेज 1 यहां से इनके इंटरसेक्शन के इधर से स्टेज 1, स्टेज 2 और बाकी का स्टेज 3। झाला। अब मेरे को बताओ वो 2 डायग्राम के अंदर, 2 ग्राफ के अंदर मिस्टेक क्या थी? नहीं ना, अरे तू दूसरों को मौका, सामने वाले को मौका देना चाहिए या नहीं? नहीं, इसीलिए चली गई वो। कौन बताएगा? अमृता बताएगी। कोहली। हाँ, तुम्हारा नाम क्या, मैं भूल जाता। साक्षी। साक्षी मोहिते किधर है? बीमार। क्या गलती है, आइडेंटिफाई करी क्या? क्वेश्चन ये था भाई, जिसको क्वेश्चन ही याद नहीं वो देख ले। ये वाला तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, पेज नंबर 11 पे ना, पेज नंबर 11 पे और पेज नंबर 12 पे 2 डायग्राम दे रखे हैं। दोनों में से सही कौन सा है? टेल मी द रीजन। हाँ, नमन दे रहा आंसर। हाँ, तू ही तो बोल रहा है। सेकेंड वाले में उन्होंने गलती से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट को स्टेज 1 कंसिडर कर लिया, जो इसने मिस्टेक करी थी। राइट, सो दिस डायग्राम इज रॉन्ग। रेफर अबाउट डायग्राम कर देना, रेफर। नहीं सुधरेंगे ये लोग। अब सिर्फ रीडिंग पार्ट रह गया है, ठीक है? तुम्हें पूरा ग्राफ वगैरह समझा दिया है। प्रजय चल आगे आजा, आजा आगे, आजा 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 आजा। और पार्थ इस कोने में, अथर्व बिल्कुल बीचों बीच, और हाथ ऐसे रख के बैठोगे तुम सब लोग, ठीक है? सब कोई, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैंने किसी का नाम लिया सबसे पहले हाथ दिखाएगा मेरे को अपने, कि भाई कुछ कर नहीं रहा। लड़कों को बोल रहा हूं मैं, ठीक है? ऐसे हाथ दिखाना मेरे को। अक्षत, पहले हाथ दिखाने के, ज्यादा भी ऊपर नहीं, कैमरे में चले जाएगा ना मंत्र, बस इतना कि भाई हम कुछ कर नहीं रहे हैं गलत काम। ये सीधा नहीं है। एनीवेज, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप देखना है। देखो, व्हेन एपी राइजेस, एपी जब इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बताओ क्या हो रहा होगा? जब एपी इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो सकता है? दोनों, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। When AP rises as a result of increase in the quantity of variable input, MP is more than AP. Reason, MP उतावला है। When AP rises, MP is greater than AP. MP curve rises steeply and is higher than AP when AP increases. कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये कहाँ गया? ये गंदा है डायग्राम, ये वाला। They are talking about this stage. जब तक AP increase हो रहा है, MP भी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज भी हो सकता है। अभी सिर्फ इंक्रीज की बात कर रहे हैं। When AP is rising, MP तो बढ़ ही रहा होगा, गिर भी सकता है, लेकिन जब बढ़ रहा है ना, the rate of increase is more, so MP will be greater than AP. यहां से भी देखकर पता चल सकता है, ये जो MP कर्व है, it is above AP कर्व, so MP is more than AP. समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट, व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एपी मैक्सिमम रहता है तो क्या होता है, एमपी इज इक्वल्स टू एपी हो जाता है, एंड एमपी कर्व कट्स एपी कर्व फ्रॉम अबव। देखते बोला है कैसे उन्होंने, when AP is maximum, MP is equals to AP, so MP curve cut the AP curve at its maximum. Point देखना, when AP is maximum, MP is equals to AP, the MP declines slightly earlier than AP. क्या बोल रहे हैं ये, MP declines slightly earlier than AR, AR AP, AP कर देना उसको, ये एपी बोला मैंने, क्या बोल रहे हैं ये पप्पू, एमपी डिक्लाइन स्लाइटली अर्लियर देन एमपी, एपी क्या बोल रहे हैं, एमपी पहले ही गिर जाता है, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ये वाली चीज की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तक पहुंचने से पहले, क्योंकि मैक्सिमम जब एपी मैक्सिमम रहता है, एपी इज इक्वल्स टू एमपी, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, पर ये पॉइंट पे पहुंचने तक एपी ऑलरेडी गिर, सॉरी एमपी ऑलरेडी गिरना चालू हो जाता है। एमपी कर्व कट्स एपी कर्व व्हेन एपी इज एट इट्स मैक्सिमम, एमपी कर्व कट एपी कर्व ओनली फ्रॉम अबव एंड नॉट बिलो। क्यों भाई, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर रहता है उसके, तो ऊपर से ही कट करना पॉसिबल है। व्हेन एपी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज ऑफ वेरिएबल इंपोर्ट फैक्टर, एमपी इज लेस देन एपी। देखो जब एपी गिरना चालू होता है, एपी गिर रहा है, एपी कहां पे गिर रहा है भाई, ये यहां पे गिर रहा है एपी, एमपी भी गिर रहा है, बट फॉल इन एमपी इज मोर, यानी कि देखो नीचे कौन सा कर्व है इस बार, एमपी, सो एमपी इज लेस देन एपी, और इन अनदर वर्ड आई कैन से फॉल इन एमपी, फॉल इन एमपी इज मोर देन फॉल इन एपी, ये ज्यादा जोर से गिर रहा है, ठीक है, और यू कैन से एमपी इज लेस देन एपी, यहां से भी समझ में आ रहा है, क्योंकि एमपी ऊपर, सॉरी एमपी नीचे, सो एमपी इज लेस देन एपी। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो। When AP decreases, MP is less than AP, MP curve declines steeply than AP, MP may become zero and negative later, but AP continue to remain positive, that is not zero or negative, possible नहीं है zero और negative, पहले ही प्रोडक्शन रोक दिया जाएगा। कोई भी पॉइंट में तकलीफ है तो प्लीज आस्क मी। The above relationship is based on law of variable proportion in the same sequence of stage as stated in that law, the first increase then diminution then negative return। आगे आएगा ये पूरा law of variable proportion, आगे एक्सप्लेन करेंगे पूरा डिटेल में, आज वही काम है अपने को। पहले एक बार ये रिलेशन भी पढ़ लेते हैं। When TP increases at increasing rate, अच्छा TP कब तक इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, मैक्सिमम जब तक नहीं होता, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक टीपी इंक्रीज होता है, बट एट ए इंक्रीजिंग रेट। किसी को समझने में तकलीफ है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट का मतलब, पहले तुमने 2 थे, 2 से 5 हुए, 5 से 9 हुए, इंक्रीज तो हो रहा है, बट देखो पहले 2 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, ये इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। 12 के बाद 14 हुआ, कितना बढ़ा, 2, 14 के बाद 15 हुआ, कितना बढ़ा, इंक्रीज तो हो रहा है, 12, 14, 15, बट इंक्रीज का रेट देखो कितना है, 2, 1, 0। सो स्टेज 2 और स्टेज 1 बोथ, दोनों स्टेज के अंदर इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट आता है। देखो व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी शोज इंक्रीज। इन शॉर्ट, जब तक एमपी बढ़ेगा तुम्हारा, जब तक एमपी बढ़ता रहेगा तब तक टीपी भी बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट। एमपी ने गिरना चालू किया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद, एमपी ने गिरना चालू किया, टीपी बढ़ेगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। जैसे एमपी नेगेटिव हो गया, टीपी गिरना चालू हो जाएगा। यू कैन रीड इट फ्रॉम एनी एंगल, किसी भी तरीके से समझ सकते। अक्षत क्या कर रहा है, हाथ, श्रुति इधर हो जाओ। नेक्स्ट, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीज कब होता है डिक्रीजिंग रेट से, टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, कब स्टार्ट होता है ये, व्हेन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद। एक ये आंसर ये भी हो सकता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और कौन सा आंसर दे रहे थे तुम, एमपी मैक्सिमम रहता है, मैक्सिमम से लेकर जब तक 0 तक नहीं पहुंचता है वहां तक, यानी इन शॉर्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद।
टीपी इंक्रीज होता है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट. नेक्स्ट, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी इज 0. When TP is maximum, MP is 0. When TP decreases, MP decreases. नेगेटिव हो जाता है. समझ में आया? अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछो. इसके बाद अपन हर एक स्टेज का एनालिसिस करने वाले, थ्योरेटिकल डिस्कशन होने वाला है. जितना भी नंबर बेस था मैंने बता दिया. ओमकार समझा? मामा नहीं आया? हाँ, मामा समझा? प्रथमेश समझा? नहीं, कुछ लोग ठीक है, शरीफ है, जैसे कि मैं. नहीं तू नहीं भाई, तो अपोजिट ऑफ शरीफ आता है. 1 2 3 4 5 और पीछे के 3 और ये जस्सी और ये शरीफ है ही नहीं. तू भी नहीं. लड़कों में तुम शरीफ नहीं हो भाई. प्रशांत है, प्रशांत तो चेयरमैन है. चलो ओके. क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं. स्टेज 1 में ऑपरेट करना पसंद करोगे, स्टेज 2 में ऑपरेट करना पसंद करोगे, स्टेज 3 में ऑपरेट करना पसंद करोगे? नहीं, 1 और 2 नहीं, 1 या फिर 2. 2 आंसर आ रहा है. 1 पप्पू 2. हाँ, तुझे तो मालूम होगा. अभिजीत 2. सत्वा 2. बीमार है क्या? होने वाला है. जो आज जो लोग जैकेट पहन कर आए हैं वो बीमार होने वाले हैं. कल पड़ेंगे बीमार. रात को मैसेज आएगा, सर कैन नॉट कम, हाई फीवर, हॉस्पिटलाइज. आज स्टूडेंट्स बहुत कम है. पाटिल 2. पता क्यों? ठीक है, चल तूने आंसर दे दिया. प्रजय क्या रीजन है? ठीक है. अक्षत क्या आंसर? जो भी है, तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि करेक्ट आंसर है, बस पूछ रहा हूं कि अगर मान लो प्रोडक्शन करना है, टोटल प्रोडक्शन तो 1 2 3 तीनों स्टेज में हो रहा है, तो स्टेज 1 में करोगे, स्टेज 2 में करोगे, स्टेज 3 में करोगे. 1 में करोगे. रीजन बता सकता है क्यों 1 सोचा? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. ठीक है. क्या नाम है देवराज? 1 इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. ऐश्वर्या 2. ठीक है. द करेक्ट आंसर इज 2. द करेक्ट आंसर इज 2. लेट्स से 1 घंटा तुमने पढ़ाई करी तो 10 मार्क्स आ सकते हैं. 2 घंटे पढ़ाई करी 25 मार्क्स आ सकते हैं. 3 घंटे पढ़ाई करी 45 मार्क्स आ सकते हैं. 4 घंटे पढ़ाई करी 20 25 बढ़ाए तो कितने होते हैं? 70 आते हैं. 5 घंटे पढ़ाई करी 75 मार्क्स आ रहे हैं. 75 बहुत कम हो गए. 80. 6 घंटे पढ़ाई करी 85 आ रहे हैं. 7 घंटे पढ़ाई करी 90 भी बहुत कम ज़्यादा होगा. 88 मार्क्स आ रहे हैं. बोलो कितनी पढ़ाई करोगे? क्यों भाई 7 घंटे क्यों कर रहा है? देख यहां पे पहला इंक्रीज कितना हो रहा है? 15 20 25 10 5 3. दिस इज नथिंग बट मार्जिनल प्रोडक्ट. अक्षत तेरे हिसाब से तो जब तक इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है 4 घंटे ही पढ़ाई करनी चाहिए.
7 घंटे यानी कि तू एडिशनल इनपुट दे रहा है तो तेरे मार्क्स बहुत कम बढ़ रहे हैं। कितना पड़ेगा फिर भी बता? 7। 7 क्यों भाई? 4 घंटे। तेरी इच्छाएं बहुत अलग है, तेरी इच्छा से पास होने की है। इसको करोड़ में मल्टीप्लाई कर लो, इतने पैसे तुमको मिलने वाले, समझो। 7 घंटे। 7 घंटे क्यों भाई? अच्छा रुकना, 8 घंटे हुए 85, 9 घंटे हुए 80, 10 घंटे 70। अब कितने? नहीं, टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है ना अपना। मैं वैसे ही कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। तुम ज्यादा पढ़ रहे हो, पागल हो रहे हो, ठीक है, मिक्स कर रहे हो कॉन्सेप्ट। लॉ के अंदर इको का लिख के आ रहे हो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो वो तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं। हाँ, 7 घंटे तुम पढ़ोगे, लेकिन 4 घंटे तक तो रिटर्न इंक्रीजिंग रेट से मिल रहा था। 5, 6 और 7 घंटे तक पढ़ने पर रिटर्न बढ़ रहा है, बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। ये स्टेज 2 है, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये स्टेज 2 का एंड हो रहा है। इसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न है। बताओ तुम मुझे 4 घंटे पे ऑपरेट करोगे या 7 पे करोगे या 10 पे करोगे? पहले 10 पे क्यों नहीं करोगे ये बोलो? रिटर्न तेरा टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है, कम होते जा रहा है, तो यहां पॉजिटिव, यहां करना पॉसिबल नहीं है। यहां पर करने पर रिटर्न ज्यादा रेट से मिल रहा है, लेकिन थोड़ी और ज्यादा मेहनत करने पर रिटर्न बढ़ के ही मिल रहा है। एफर्ट ज्यादा लेने पड़ रहे हैं लेकिन रिटर्न मिल रहा है। एज लॉन्ग एज टोटल रिटर्न पॉजिटिव है, ज्यादा मिलते जा रहा है, तब तक अपन प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि अपन स्टेज 2 के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। स्टेज 2 इज अ स्टेज वेयर द टोटल प्रोडक्ट, जागृति, स्टेज 2 इज अ स्टेज वेयर टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। देखो टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसके बाद तो नेगेटिव रिटर्न चालू हो गए, तो वहां पे ऑपरेट करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वहां पे ऑपरेट करने का, स्टेज 3 में ऑपरेट करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। स्टेज 1 में ऑब्वियसली स्टेज 1 करेंगे अपन, स्टेज 1 तो करना है। स्टेज 1 क्रॉस करने के बाद स्टेज 2 में जाएंगे, बट वी विल स्टॉप एट स्टेज 2। स्टेज 1 पे इसलिए स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि उसके आगे एफर्ट ज्यादा लेने पड़ रहे हैं, लेकिन रिटर्न भी मिल रहा है। समझ में आ रहा है तुमको? तो वी विल ऑपरेट इन स्टेज 2। अब अपन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। पहले बात तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल, अपन ने 2 चीजें पढ़ी, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। ठीक है, शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड व्हाइल अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल। Long run is a period in which all factors of production becomes variable. Here we are going to study about law of variable proportion, which is applicable only to short run. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में है। और मैंने तुमको बताया था शॉर्ट रन के अंदर अगर तुम्हें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा सकते हो, फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। तो ये वो वाला स्टेज है जहां पे तुम्हारा फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, तुम्हें सिर्फ अपना इनपुट्स, वेरिएबल इनपुट्स बढ़ाने तो तुम्हारा आउटपुट बढ़ सकता है। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन के लिए होता है, हमेशा शॉर्ट रन के लिए होता है। सर लॉन्ग रन के लिए क्या होता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होता है, वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ में है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है शॉर्ट रन के अंदर ऑपरेट करता है। इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली वेरिएबल इनपुट्स बढ़ाने के कारण आउटपुट बढ़ता है, फिक्स फैक्टर बढ़ा नहीं सकते। फिक्स फैक्टर विल एक्ट एज अ कंस्ट्रेंट, तुम्हारी लिमिट, तुम्हारी कैपेसिटी, उसके ऊपर तुम काम नहीं कर सकते। डिड यू गेट दिस? प्रणीता समझ में आया? वर्षा समझ में आया? वर्षा कौन है? ये वर्षा है ना? हाँ क्यों नहीं बोलती? मैं कंफ्यूज रहता कि मैंने गलत नाम तो नहीं ले लिया। The law of variable proportion analyze the production function with one factor variable keeping quantity of other factor fixed। अरे ये तो शॉर्ट रन में होता है, ये शॉर्ट रन में यही तो होता है कि फिक्स फैक्टर भी होते हैं। यही मैं बोल रहा था, मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने शॉर्ट रन बोला, इन्होंने तो शॉर्ट रन की डेफिनेशन डाल दी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल और फिक्स दोनों रहते हैं। समझ में आया क्या रे प्रशांत? समझ में आया? सो लिख दो वहां पे, इट इज एप्लीकेबल टू शॉर्ट रन, लिख दिया, शाबाश। So the law refers to the input-output relationship when the output is increased by varying the quantity of one input। यानी कि सिर्फ वेरिएबल इनपुट बढ़ाने से तुम्हारा आउटपुट बढ़ाना है, तुम्हें फिक्स फैक्टर को बढ़ा नहीं सकते।
दिस लॉ ऑपरेट्स ओनली इन शॉर्ट रन, लिख के रखा है इन्होंने. व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज एंड डिक्रीज साइमल्टेनियसली, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी. एमसीक्यू बन सकता है इस पे, स्टार मार्क कर लो, ग्रीन इसलिए करके दिया उसको, एमसीक्यू बन सकता है. ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों बोलते हैं इसको बताता हूं. अपन कौन से स्टेज में ऑपरेट करेंगे? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3? स्टेज 2. स्टेज 2 में नेगेटिव रिटर्न है या डिमिनिशिंग रिटर्न है? डिमिनिशिंग, यानी टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग बट एट ए डिमिनिशिंग रेट. वी आर ऑपरेटिंग इन स्टेज 2, दैट्स व्हाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेज 2 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. समझ में आया? तो पूछ सकते हैं. अजम्पशन, ये फालतू के 4 अजम्पशन जिस पे क्वेश्चन आ सकता है. टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज, देयर मस्ट बी सम इनपुट विच आर केप्ट फिक्स. अच्छा, अगर कुछ इनपुट को फिक्स नहीं रखा तो क्या होगा? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बन जाएगा. वो लॉन्ग रन में चला जाएगा, और लॉन्ग रन में तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होता है. लिख दो यहां पे रीजन. इफ रिवर्स हैपन, it will become long run and then law of returns to scale will prevail. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये तुम्हारा शॉर्ट रन के लिए होगा. If reverse happen, it will become long run and then law of return to scale will prevail. दो assumption समझ में आए तुमको? पहला, टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कांस्टेंट. दूसरी चीज, कुछ इनपुट को फिक्स रखना पड़ेगा, कुछ तुम्हारे वेरिएबल्स रहेंगे, तभी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, सॉरी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रहेगा. तीसरा, लॉ डज नॉट अप्लाई वेयर फैक्टर्स आर यूज्ड इन फिक्स प्रोपोर्शन. नाउ व्हाट डज दिस मीन? फैक्टर्स फिक्स प्रोपोर्शन में यूज नहीं करने का, इसका मतलब है कि सारे के सारे फैक्टर को साइमल्टेनियसली चेंज नहीं करने का. इफ यू आर एबल टू चेंज ऑल द फैक्टर साइमल्टेनियसली, देन इट विल बिकम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉन्ग रन बन जाएगा. अगेन, ये शायद तुम्हारी खोपड़ी में बैठे ना बैठे, I'll try to explain it once again. अगर तुम सारे फैक्टर को फिक्स प्रोपोर्शन में, क्या बोला यहाँ पे इन्होंने? लॉ डज नॉट अप्लाई वेयर फैक्टर्स आर यूज्ड इन फिक्स प्रोपोर्शन, यानी कि फिक्स प्रोपोर्शन है और तुम्हें रिटर्न बढ़ाना है, तो तुमने सबका प्रोपोर्शन अगर चेंज कर दिया एक साथ, तो तुमने फिक्स्ड का भी प्रोपोर्शन चेंज कर दिया, फिक्स्ड फैक्टर का, वो तो बन जाएगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, वो तो लॉन्ग रन बन जाएगा. लेकिन हम तो शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, तो बोल रहे फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है. एक कैपिटल, एक फिक्स, मल्टीपल वेरिएबल्स यूज कर सकते हो. देख, पता नहीं कितना तुम्हारे दिमाग में गया. ओनली फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट आर कंसिडर्ड. हाँ, सिखा मत. ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस. यस, ऑब्वियसली सारे फैक्टर होमोजीनियस होने चाहिए, नहीं तो एक रॉ मटेरियल डाला इतना, दूसरा इतना बड़ा डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न अलग ही आएगा. ये तो फोकट का ज्ञान दिया यहाँ पे. ओनली फिजिकल इनपुट है, हम मालूम है प्रोडक्शन में फिजिकल इनपुट और आउटपुट ही कंसिडर करते हैं. समझ लगा? अगेन वो सेम शेड्यूल दे रखा है, देख लो तुमको समझ रहा क्या, ये एनालिसिस समझ रहा है क्या? पढ़ तो लो. हाँ, पहले ही बोल रहे हैं. आज से तुम्हारे सैफनाज मैम नहीं है. ओ क्या हो, सो सैड, सो बैड. तू इतना खुश क्यों हो रहा है? क्या बोला रे श्रुति? वो क्या? अच्छा, ऐसी बातों पे हंसता है ना मन. मामा, एनालिसिस समझ में आया? पक्का?
आओ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेजेस का एक्सप्लेनेशन देख ले वेदांत, कल से तेको भी अलग बिठाऊंगा। नहीं, ये जड़ को ही काट दिया जाए, इसको ही हटा दिया जाए कल से। भाई तो इसके साथ चालू हो गया, कल से तू उधर ही बैठना, तू इधर बैठना, तो तेरा भी खतरा है, तेको किधर बिठाए। नहीं पीछे नहीं, पीछे नहीं, तू इतना सीधा नहीं है। एनालिसिस समझ में आया अर्पिता? ठीक है, चलो ध्यान दो। अब अपन ना रीजंस देखते हैं। पहले अकेला प्रशांत होटल चला रहा था, याद है क्या कल? तो दो, हाँ, होटल रंगीला चला रहा था और वो सिर्फ 2 कस्टमर को सर्व कर पा रहा था। जैसे ही शिवराज आया, लेबर इनपुट डबल हो गया, इनपुट डबल हो गया लेकिन आउटपुट डबल से भी ज्यादा हो गया। ठीक है, 3 यूनिट से बढ़ गया। एक और इनपुट आ गया, कौन आया था? तीसरा कौन था? मानसी, ऑर्डर लेने के लिए आई थी। और आउटपुट टोटल प्रोडक्ट 9 बन गया। अब तुम देखो यहां पर जो इंक्रीज है, पहले 2 का था, बाद में 3 का हुआ। रीजन क्या था? जब प्रशांत सारे काम कर रहा था ना, उसका हाथ नहीं बैठ रहा था, स्पेशलाइजेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, वो एक रोटी बनाने, इधर तू क्यों हंस रहा है? 3 और 4 ना, क्या ठीक है ना? 3 और 4 ठीक है। वो चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान है यानी। हाँ, ऐसे में मैं हंस देता हूँ, ऐसा सीरियस लुक दो तो तुमको भी लगेगा कि हाँ शायद टीचर चेक कर रहा था। एनीवेज, जब प्रशांत अकेला काम कर रहा था, वो इधर रोटी बनाता था, रोटी इधर बनाने उसने भट्टी के अंदर डाली, तब तक बेचारे को झाड़ू भी मारना पड़ता था, ऑर्डर भी लेना पड़ता था, वहां पे वापस आता था, रोटी तब तक जल जाती थी। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा था? उसका स्पेशलाइजेशन नहीं बैठ रहा था। जैसे ये झाड़ू पोछे के काम के लिए शिवराज आ गया, ये सिर्फ और सिर्फ किचन पे ध्यान देने लग गया। अभी भी किचन में क्या काम कर रहा है? कटिंग कर रहा है, सब्जी धोनी तो रहती नहीं है, कटिंग कर रहा है, ऑर्डर लेकर आ रहा है और खाना बना रहा है। लेकिन जैसे ही तीसरा पर्सन आ गया, अब ये बंदा ऑर्डर 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 ही लेते जाएगा, ये बंदा सिर्फ क्लीनिंग करेगा, सिर्फ कुकिंग करेगा, तो तुम्हारा टाइम, तुम स्पेशलाइजेशन आएगा। बेसिकली देयर विल बी स्पेशलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हर्षल अपन बार बार सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, बार बार सेम काम करने से क्या होता है? स्पेशलाइजेशन आए। तो हंस क्यों रहा है? उसको मार क्यों रहे हो तुम? बार बार सेम काम करने से स्पेशलाइजेशन हो जाता है। अच्छा, बिग 4 सुना ही होगा तुम लोगों ने। बिग 4 के अंदर बेसिकली स्पेशलाइजेशन रहता है। एक ही फील्ड में तुमको 4 5 10 20 25 साल काम करना रहता है। जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, जितने टाइम तुम वहां पे टिकते हो। 5 साल में बिग 4 में था, 5 साल से वो ऑडिट किया, टैक्स कुछ भी नहीं किया उसके अंदर, अकाउंटिंग कुछ भी नहीं किया, जीएसटी कुछ भी नहीं किया। मेरे टाइम पे तो जीएसटी होता भी नहीं था। तो बेसिकली स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो ये रीजन से अगर अकेला बंदा, एक ही बंदा सारे काम करे, अकाउंटिंग से लेकर फाइनलाइजेशन तक, तो समझो 3 क्लाइंट संभाल सकता है, ये भी 3 क्लाइंट संभाल सकता है, ये भी 3 क्लाइंट संभाल सकता है। पर अगर इसको स्टैट ऑडिट, इसको वैट ऑडिट, इसको जीएसटी ऑडिट दे दी, तो ये जो टोटल आउटपुट 9 आ रहा है ना, इनका क्यूमुलेटिव आउटपुट 12 या 15 आएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली वो वैसे ही काम करे जा रहे हैं। किया है तुमने ऐसा कभी कोई काम? हाँ, कि मल्टीपल काम करने हैं तुमको, लेकिन फिर एक काम पूरा करते हो कंप्लीट, तो फास्ट हो जाता है। हाँ, समझो तुमको घर पे मम्मी ने बोला है कपड़े घड़ी करने हैं, 50 कपड़े हैं, 50 टी शर्ट्स हैं, ठीक है, झाड़ू भी लगाना है, बर्तन भी मांजना है। अब जरा सोचो, 50 बर्तन है, घर भी गंदा पड़ा हुआ है और कपड़े भी हैं। तुम एक बर्तन धो रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, फिर झाड़ू मार रहे हो, फिर उसको छोड़ रहे हो, फिर कपड़े घड़ी कर रहे हो, वापस से साइकिल रिपीट कर रहे हो। इसके अंदर तुम्हारा आउटपुट ज्यादा आएगा, या पहले पूरे बर्तन धो लिए, फिर कमरा साफ कर लिया, फिर या तुम्हारी जो भी सीक्वेंस होगी, कहां पे आउटपुट ज्यादा आने के चांसेस है? एक एक करके स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है। तो ये वही बात कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन के कारण रिटर्न्स बढ़ते हैं बहुत ज्यादा, इंक्रीजिंग रेट में। समझ में? फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ऐसा होता है कि जितने जन की जरूरत नहीं रहती उतने भर लिए जाते हैं। अब तक भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन अब स्पेशलाइजेशन का कोई इंपैक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये ऋतुजा को ले आए अपन,
काम कुछ नहीं कर रही है, सबको चाय पिलाती है, 1.5 घंटे में चाय 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 चाय। तो उसके कारण एफिशिएंसी तो बढ़ रही है सबकी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही जितनी पहले एडिशनल लोग आने के कारण हो रही थी। अब तुम जरा सोचो, ये 3 लोग मिलके 9 लोगों को सर्व कर रहे हैं, ये चौथी बंदी आई, चौथा कौन था वैसे? युक्ता। क्या करती थी तुम? कटिंग कर रही थी। युक्ता कटिंग कर रही थी, यहां तक भी ठीक है। ये 5वीं बंदी जैसी आई, क्रांति, 5वां बंदा जैसे ही आया, आउटपुट 2 से ही बढ़ा। आइडियली मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था नए लोग आने के कारण बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन बढ़ जाए, पर क्या काम करवा रहे हैं अपन क्रांति से? चाय 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 ही कर रहा है, वो लोगों को भट्टी में डाल रहा है, कुछ भी काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि एक लेवल के बाद तुम्हारी फिक्स्ड कैपेसिटी जो रहती है, फिक्स्ड फैक्टर रहता है ना, वो अकोमोडेट नहीं कर पाता है एडिशनल इनपुट को। एक लेवल के बाद एडिशनल इनपुट को अकोमोडेट नहीं कर पाता है और रिटर्न गिरना चालू हो जाते हैं। यही तीनों स्टेज का एक्सप्लेनेशन दिया है। पहले बहुत एक्सेस कैपेसिटी पड़ी रहती थी, तो जितने भी उसके अंदर प्लेयर्स आते थे सबको कुछ ना कुछ काम मिलता था, जिससे रिटर्न बहुत ज्यादा रेट से बढ़ता था। बाद में और उसके अंदर अपन ने इनपुट डाले तो आउटपुट तो बढ़ा पर कम रेट से बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद क्रांति जैसे लोग आ गए तो उन्होंने क्रांति ही कर दी, यानी कि रिटर्न गिरा दिया एकदम। समझ में आया तुमको? ये 3 स्टेज का एक्सप्लेनेशन है। पहले स्टेज में स्पेशलाइजेशन इफेक्ट होता है, सेकेंड स्टेज के अंदर ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन खत्म होता है, और थर्ड स्टेज के अंदर ना क्राउडिंग इफेक्ट होता है, जिससे तुम्हारा रिटर्न नेगेटिव होना चालू हो जाता है। क्या ये चीज समझ में आई? अब अपने को लिटरेचर पढ़ना है इसका। एक्सप्लेनेशन टू स्टेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। एक्सप्लेनेशन टू स्टेज 1। स्टेज 1 क्यों ऑपरेट करता है? अच्छा, स्टेज 1 कहां तक रहता है? जहां पे MP इज इक्वल्स टू AP रहता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे स्टेज 1 नहीं रहता है क्या? फिर क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? MP मैक्सिमम एंड TP इज राइजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ओके, तो ये बात कर रहे हैं स्टेज 1 की, व्हेन MP इज इक्वल्स टू AP एंड MP कर्व कट्स AP कर्व फ्रॉम अबव। पहला रीजन है फुल यूज ऑफ फिक्स्ड इंडिविजिबल फैक्टर। ये एक ऐसा स्टेज रहता है, स्टेज 1 ऐसा स्टेज रहता है जहां पे तुम्हारे फिक्स्ड फैक्टर की पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं करी रहती है। जितने एडिशनल लोग आते हैं आउटपुट बढ़ता जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, ऐसा गैस है तुम्हारा, ऐसा कैसा गैस रहता है, ठीक है? तो ये फिक्स्ड कैपेसिटी है तुम्हारी। अच्छा, एक बंदा आएगा आउटपुट मिलेगा, 2 बंदा आएगा आउटपुट मिलेगा, 3 बंदा आएगा आउटपुट मिलेगा, 4 आएंगे आउटपुट मिलेगा, 5 आएंगे आउटपुट मिलेगा, और वो भी इंक्रीजिंग रेट में। अभी छठा आएगा तो क्या होगा? आउटपुट मिलेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, आउटपुट बढ़ेगा। अब ये छठा बंदा है, क्या है? ये इधर से आटा लाके देता है इनको, दाल लाके देता है, पानी लाके देता है, तो आउटपुट बढ़ रहा है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। अच्छा, 20 लोग भर दिए एक्स्ट्रा, लकड़ी खत्म हो गई, टांग काटी, उसी के डाल दिया अपन ने भट्टी में, ऐसा होगा फालतू में, रिटर्न डिक्रीज होना चालू होगा। तो पहले स्टेज के अंदर ना तुम्हारा फिक्स्ड फैक्टर पूरा यूटिलाइज नहीं किया होता है पाटिल। फर्स्ट स्टेज के अंदर तुम्हारे फिक्स्ड फैक्टर को पूरा यूटिलाइज नहीं किया होता है। अबे हंसते क्यों हो तुम? इनिशियली द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज अबैंडन, यानी कि बहुत ही ज्यादा, इन रिलेशन टू वेरिएबल इनपुट्स। अक्षर समझ रहा है क्या रे? वेरिएबल के कंपैरिजन में, क्या बोल रहे बे? क्या जोक मार रहा? क्या होता है फर्स्ट स्टेज के अंदर? मयूर बोल, फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है? अबे तुम लोग घसर जाओगे, मेरे को कुछ नहीं है, तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा। लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने, याद है? फिर भी किसी का अच्छा परफॉर्मेंस आया नहीं इसके अंदर। रीजन है, तब भी इतना ही डेप्थ में पढ़ाया था मैंने, इससे ज्यादा एग्जाम्पल लिए थे, पर प्रॉब्लम है ध्यान नहीं था तुम्हारा। सेम मिस्टेक कर रहे हो, है ना? ध्यान दो, बाद में करो, तालियां मारो, फुगड़ी खेलो, गिराओ एक दूसरे को, जो करना है तुम्हें करो, गोद में बैठो, जो करना है करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पर ध्यान दो, जोक थोड़े होल्ड करके रख पार्थ, ठीक है? भावनाएं थोड़ी कंट्रोल कर। तू हंस देता है, उनका नाम लिया तू हंस देता है, तेरा कुछ चल रहा है क्या उनके साथ? लड़कियों के साथ तेरा नाम लेते हैं वो लोग तो भी तू मना करता है, लड़कों के साथ ले तो भी मना करता है। सज्जन है, सज्जन है, मैंने बोला सज्जन है वो। अच्छा है, मतलब
हाँ तब बेकार है ये। एनीवेज मजाक मत करते जाया करो क्लास के टाइम पे, कॉन्सेप्ट चला जाएगा। पार्थ क्या बताया मैंने स्टेज 1 में? जोर से बोल। नहीं, मैंने ये पॉइंट में क्या एक्सप्लेन किया? अथर्व मैंने क्या एक्सप्लेन किया? मैंने क्या एक्सप्लेन किया अभी? पहले स्टेज में अपन फिक्स फैक्टर को पूरा यूटिलाइज नहीं करते। एग्जैक्टली, फिक्स फैक्टर अबैंडेंट रहते हैं। ठीक है, तेरा एक्सप्लेनेशन, तुम एग्जाम्पल में जा रहे हो, गैस चूल्हा भट्टी में जा रहा है, वो नहीं बोल रहा मैं। फिक्स फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है, पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ रहता है। वेरिएबल इनपुट कितने भी बढ़ा सकते हो तुम वेरिएबल इनपुट बढ़ा सकते हो, लेकिन फिक्स फैक्टर अभी तक पूरा यूज नहीं हुआ है। वो जो गैस है तुम्हारा पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है, तब तक स्टेज 1 ऑपरेट कर रहा है। देखो, इनिशियली द क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर इज अबैंडन्ड इन रिलेशन टू द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एज मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एडेड टू द कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, the fixed factor are more intensively and effectively utilized. This causes production to increase at a rapid rate. क्या बोल रहे हैं? स्टार्टिंग में तुम्हारे पास फिक्स फैक्टर ज्यादा रहते हैं, सॉरी फिक्स फैक्टर अनयूटिलाइज्ड रहते हैं, और वेरिएबल इनपुट्स रहते हैं, तुम बढ़ा सकते हो उसको। तो जब तक वो कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं होती, जब तक फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो सकती, उस स्टेज तक तुम कंटिन्यूअसली उसके अंदर वेरिएबल इनपुट डाल के एक्सटेंसिवली यूटिलाइजेशन कर सकते हो उसका स्टेज 1 के अंदर। ठीक है, सो द एफिशिएंसी ऑफ फिक्स फैक्टर इंक्रीजेस एज एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एडेड टू इट। क्या बोल रहे हैं? एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? वेरिएबल फैक्टर्स ऐड कर करके। अच्छा, फिक्स फैक्टर क्यों नहीं ऐड किया नमन अपन ने इसमें? फिक्स फैक्टर तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। Example, if a machine can effectively operates when 15 persons are working on it, and if initially the machinery is operated only 10% with 10%, production increase till 15% is employed, since the machine will be effectively utilized to its optimum. यानी कि 15 की कैपेसिटी, और जब तक 15 लोग नहीं आ रहे उसके अंदर, तब तक तो बढ़ेगी उसकी कैपेसिटी, तब तक तो उसको यूटिलाइज कर ही सकते हो। स्टेज 1 का पहला एक्सप्लेनेशन क्या था? तुमने फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया फिक्स फैक्टर का। रीजन क्या है स्टेज 1 में ऑपरेट करने का? बिकॉज फिक्स फैक्टर इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। पहला रीजन समझा। दूसरा रीजन, efficiency of variable factor. As more unit of variable factors are put to use, the efficiency of the variable factor increases itself increases. This is attributed to the reason like specialization of function, most important, specialization, which means efficiency. word use किया ऊपर, efficiency link कर दो। बार बार अब प्रशांत क्या काम कर रहा है? प्रशांत खुद को स्पेशलाइज कर रहा है। अच्छा, तुमने ऐसा देखा होगा कि कई टीचर्स 8 के 8 सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं। देखें ऐसे कोई टीचर 8 नहीं तो 4 सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं? देखें ये लोकल साइड ज्यादा होता है, जो तुम सिटी में होगे ना वहां पे देखना एक ही टीचर 4-4, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ाता है। पर यहाँ पर देखो एक ही टीचर 40 मार्क्स का। अब जीएसटी की बात करें अपन, विशाल सर इंडिया में नंबर 1 पे, मालूम होगा तुम लोगों को। इंटर में कितने मार्क्स का सिलेबस है उनका? 40 मार्क्स का, लेकिन वो 40 मार्क्स से भी नंबर 1 पे है। फाइनल में 100 मार्क्स का, वो बात अलग है। लेकिन बात क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे? स्पेशलाइजेशन हो जाता है। हर टीचर सिर्फ अपने एरिया में देखता है और इससे आउटपुट बढ़ के आता है। समझ में आया? Okay. As more unit of variable factors are put to use, the efficiency of variable factor increases. Efficiency बढ़ जाती है because of specialization, division of labor, use of standard tools and process, etc. This result in higher productivity. तो 2 रीजन समझ में आया भाई अपने को। पहला रीजन क्या है? फिक्स फैक्टर का फुल यूटिलाइजेशन जब तक नहीं होता तब तक स्टेज 1 चलेगा। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली है? वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ती है। समझ में आया? नो स्केर्सिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट, यानी कि जितना लेबर चाहे उतना लेबर ला सकता है। नमन मेरे को एक बात बता, 7 लेबर के बाद ना रिटर्न नेगेटिव होना चालू हो गया था। 8, 9, 10, 11, 12, 15 लेबर बाहर खड़ी है, उन लेबर को क्यों नहीं ला रहे अपन? रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा। रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा। वेरिएबल इनपुट्स की कोई कमी नहीं है, वेरिएबल इनपुट्स से जितना चाहे उतना ला सकता हूं, पर ला क्यों नहीं रहा हूं मैं? क्योंकि रिटर्न नेगेटिव करना चालू कर देंगे। समझ में आया? यही बोला। द रिटर्न में डिमिनिश ओनली व्हेन वेरिएबल फैक्टर्स आर अफेक्टेड बाय स्केर्सिटी। इन्होंने क्या बोला? कोई स्केर्सिटी नहीं है,
जितना तेरे को लेबर चाहिए, जितना वेरिएबल इंपुट चाहिए मिलेगा। ठीक है, 3 पॉइंट कौन कौन से देखे अपन ने? फिक्स फैक्टर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं होता है फर्स्ट स्टेज के अंदर, दूसरा वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ती है, तीसरा कोई स्केर्सिटी नहीं है वेरिएबल फैक्टर की। अगर स्केर्सिटी हुई तो रिटर्न नहीं बढ़ेगा। प्रशांत अकेला ही है, कोई दूसरा बंदा आ ही नहीं रहा है काम करने के लिए, तो वेरिएबल फैक्टर की स्केर्सिटी है, कैसे रिटर्न बढ़ेगा? तो रिटर्न बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? नो स्केर्सिटी। लास्ट इज रीचिंग द राइट कॉम्बिनेशन। राइट कॉम्बिनेशन क्या था? गैस स्टोव का 1 गैस स्टोव 5 लेबर, ये राइट कॉम्बिनेशन था। तो राइट कॉम्बिनेशन अचीव हो जाएगा, तब तक ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। The production efficiency is possible till the right combination between fixed factor and the variable factor is reached. Based on the example in point 1, the output will continue to increase till 15th person is employed. अपन ने 5 का एग्जाम्पल लिया, यहां पे ऊपर देखो 15 का एग्जाम्पल चल रहा था यहां पे, इसलिए उन्होंने वो कंटिन्यू किया। डिड यू गेट दिस? स्टेज 1 क्यों हो रहा है भाई? स्टेज 1 का सिंपल रीजन है कि तुम्हारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हुआ है फिक्स एसेट का, ठीक है, फिक्स फैक्टर का, और तुम्हारा जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उसका स्पेशलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, उनकी भी स्केर्सिटी नहीं और कॉम्बिनेशन भी सब सही चल रहा है, तब तक स्टेज 1 ऑपरेट करेगा। रीड इट, पढ़ो, तुम्हें कोई डाउट है तो मुझको बताओ। ठीक है, अब स्टेज टू में क्या होता है? लेट से 5 बंदे ऑलरेडी उसमें अपन ने एम्प्लॉय कर दी थी, छठी बंदी आई ये चाय वाली, ठीक है, क्या बेचती हो तुम? चाय वाली हो, चाय दोगी। तुम आ रही हो और तुमको हमने एम्प्लॉय कर लिया वहीं पे, और तुम दिन भर चाय 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 करती रहती हो। तुम बताओ इसके आने के कारण क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा या उतना ही रहेगा या नेगेटिव होना चालू हो जाएगा? हाँ, उतना ही रहेगा। जयंती क्या बोलती? बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट में। तू क्या बोलता भाई? बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट में, यानी कि तुमने फिक्स फैक्टर को फुल्ली यूटिलाइज कर लिया, तब तक तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, लेकिन एक बार राइट कॉम्बिनेशन अचीव हो गया, उसके बाद तुम किसी और को लेकर आए, बढ़ेगा बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। अभी उसका सिर दुख रहा था, प्रशांत का सिर दुख रहा था, और तुमने मस्त कड़क मसालेदार अदरक वाली चाय उसको लाके दी विद पार्ले बिस्किट। पार्ले बिस्किट और चाय का कॉम्बिनेशन आज भी एपिक है, लेकिन पार्ले चाय से ज्यादा पानी के साथ अच्छा लगता है, मालूम क्या तुमको? सब मिडिल क्लास से मेरे जैसे। कोई अमीर है क्या यहाँ पे जिसने पानी के साथ पार्ले नहीं खाया? अमीर हो तुम, तू तो है अमीर, स्कूल है, कॉलेज है, तुम भी अमीर हो, नहीं खाया? तू तो अमीर ही है, तू भी अमीर ही है, तू भी अमीर है, अमीर है। इन लोगों का तो मालूम है मेरे को। एनीवेज, तो रिटर्न बढ़ेगा, इस चाय वाली को अपन रखेंगे, इसके कारण उस प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रहा है, पर इंक्रीज तो हो रहा है। तो ये स्टेज 2 है, यानी कि यहां पर फिक्स फैक्टर जो था, जो अपना गैस था, वो इस चाय वाली को अकोमोडेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं था, वो राइट कॉम्बिनेशन अचीव हो गया, उसके बाद 6th पर्सन को लाए ना, तो फिक्स फैक्टर इसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा था। ये रीजन से इंक्रीजिंग रेट में रिटर्न नहीं मिलेगा। समझ में? रिटर्न बढ़ेगा
लेकिन इंक्रीजिंग रेट से नहीं, तो फिक्स फैक्टर बन जाएगा इनएडिक्वेट। क्यों बना इनएडिक्वेट? 15 लोगों की कैपेसिटी थी या 5 लोगों की कैपेसिटी थी, 5 के 5 लोग आ गए उसके अंदर, तभी 6 पर्सन को किधर गैस पे बिठाएंगे? पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको अकोमोडेट तो करना है, इसके कारण कुछ तो फायदा होने वाला है। तुम देखो ड्राइवर रहता है, ड्राइवर के साथ एक क्लीनर रहता है, क्लीनर को क्लीनर बोलते हैं, वो क्लीनर रहता है, मालूम है तुमको? ड्राइवर के साथ क्लीनर नहीं मालूम रहता, फिर ना क्यों बोलते? इसको ना बोलते हैं। एनीवेज, ड्राइवर के साथ क्लीनर रहता है, मालूम है क्या करता है? वो बारीक, बारीक बोलते हैं उसको, बारीक यानी कि पतला, छोटा, ये एमपी का टर्म है। क्या करता है वो? कुछ नहीं करता है, गाड़ी पोंछता है। जो उसका पायलट रहता है, पायलट यानी कि ड्राइवर को पायलट बोलते हैं, तुम लोगों को शायद ये टर्म्स नहीं मालूम होंगे। वो पायलट रहता है, वो क्लीनर रहता है, वो उसको उस्ताद बोलता है। और क्या करता है? कांच पोछेगा, ठीक है, अंदो 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 करेगा, ठीक है, कपड़े वगैरह धो के देगा बॉस के, उसके उस्ताद के, पायलट के। तो ये काम रहता है उसका। उसके कारण जो ट्रांसपोर्टर है ना, उसकी एफिशिएंसी इतनी कुछ इफेक्टिवली नहीं बढ़ रही है। एक पर्सन यहां से दिल्ली तक ट्रक लेकर जा रहा है, 2 पर्सन 2 ट्रक थोड़ी लेकर जा रहे हैं, पर थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा है, वो मार्जिनल इंप्रूवमेंट कर रहा है। यानी कि एक ट्रक एक ही इंसान को, एक ही ड्राइवर को अकोमोडेट कर सकता है, उसके बाद भी क्लीनर रहता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि थोड़े सा बेनिफिट मिले उसका। सोनाक्षी सो क्यों रही हो? थोड़ा सा बेनिफिट मिले, वो स्टेज 2 है। तो क्या वो क्लीनर को रखना चाहिए? रखना चाहिए। वो उतनी ज्यादा एफिशिएंसी से तुमको वर्क नहीं करके देगा, पर एनीवेज वो रिटर्न बढ़ाएगा तुम्हारा, इसलिए उसको अकोमोडेट करना जरूरी है। तो फिक्स फैक्टर समझो ट्रक है, वो इनएडिक्वेट है सेकंड पर्सन को रखने के लिए। या तुम तो बोलोगे सर बिठा सकते हो सेकंड पर्सन को, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिटिंग, वैसे तो कितने भी लोग बैठ सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राइवर्स, एक ही ड्राइवर की जरूरत है। तो दूसरे बंदे को क्यों उठा के ले आए? एफिशिएंसी बढ़ती है उसके कारण, ठीक है, बट फिक्स फैक्टर उसको अकोमोडेट नहीं कर पाता। दूसरी बात, अभी अपन अपना होटल वाला एग्जांपल लेते हैं। तो 5 वो स्टोव था, वो जो 5 बर्नर का जो तुम्हारा स्टोव था, उसमें छठा पर्सन तो अकोमोडेट नहीं कर सकते थे, इसलिए रिटर्न गिरना चालू हुआ, यानी कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना चालू हुआ। उसके बाद एफिशिएंसी की बात करते हैं। इनिशियली अपन ने यहां 4 पॉइंट में क्या पढ़ा था? सेकंड पॉइंट पढ़ा था अपन ने, वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ती है। यहां पर वेरिएबल फैक्टर, सोनाक्षी सोने वाली हो तुम, यहां पे वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है। छठा पर्सन आने से एफिशिएंसी बढ़ेगी क्या? इतनी नहीं बढ़ेगी। और ऋतुजा कुछ तो बोलो, बढ़ेगी, उतनी नहीं बढ़ेगी, स्पेशलाइजेशन नहीं होने वाला है। तो ये बोल रहे हैं लेस एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर की इतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं रहेगी। क्या हो गया? यार मेरे को नींद आने लगती है, तुम लोग ऐसे सोने का स्टाइल, मैं पहले मेरे को मालूम नहीं था बच्चे लोग सोते कैसे हैं, मेरे को दिखता है यहाँ पे। मैं बताता हूँ तुमको थोड़ा सा डेमो। अभी सोनाक्षी का लाइव देखा, मैं 2 बार सोनाक्षी बोला ना, सोनाक्षी जाग गई, फिर 2 मिनट बाद तो फिक्स फैक्टर इनएडिक्वेट हो जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी गिरना चालू हो जाती है, और ये वेरिएबल फैक्टर को तुम परफेक्टली यूज भी नहीं कर सकते दूसरी जगह। ऋतुजा तुमसे हम खाना भी नहीं बनवा सकते, इतनी निकम्मी हो, तुम्हें चाय के अलावा कुछ नहीं आता है, तो तुम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो दूसरे काम करने के लिए। अगर तुम दूसरे काम कर सकती तो इस होटल की एफिशिएंसी बढ़ जाती, पर तुमको सिर्फ चाय बनाने आती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लोगों का सिर दुखाना आता है, तो तुम ही दुख देती हो, तुम ही दवा देती हो उसकी, तो तुम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, तुम कोई और काम भी नहीं कर सकती हो। लास्ट है रॉन्ग कॉम्बिनेशन। अरे राइट कॉम्बिनेशन तो पहले ही अचीव हो गया था, तुम जबरदस्ती उसके अंदर एक आदमी और बिठाने की कोशिश करोगे तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। डिड यू गेट दिस? स्टेज 2 क्यों ऑपरेट करता है? स्टेज 2 के अंदर देखो, स्टेज 1 में क्या होता है? सबसे पहले फिक्स्ड फैक्टर जो रहता है ना, वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं रहता है। तो स्टेज 1 कब तक चलता है? जब तक फिक्स फैक्टर को तरीके से तुम यूटिलाइज नहीं करते, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट क्या था? नो स्केर्सिटी, एंड लास्ट है राइट कॉम्बिनेशन। ये राइट कॉम्बिनेशन को तुमने क्रॉस कर दिया, इसको अचीव करने के बाद तुमने क्रॉस कर दिया, तो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। वेरिएबल फैक्टर यहां पे इनएडिक्वेटली यूज थे, पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे अपन, कुछ कैपेसिटी बाकी थी। फुल कॉम्बिनेशन होने के बाद यहां पर अब दे आर इनएडिक्वेट टू अकोमोडेट यू। 15 लोगों की कैपेसिटी है, 16 लोग बिठाएंगे तो इनएफिशिएंसी आएगी, और यहां पर स्पेशलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, और तुम इंपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो दूसरा काम करने के लिए, इसलिए रिटर्न बढ़ तो रहा है पर वो रेट से नहीं बढ़ रहा है। समझ में आया?
रीड दिस पार्ट। वंस द पॉइंट ऑफ राइट कॉम्बिनेशन इज रीच, यानी कि एक बार राइट कॉम्बिनेशन अचीव हो गया, स्टेज 1 खत्म, अब स्टेज 2 चालू। Once the point of right combination is reached, further increase in the variable factor will cause MP and AP to decline. This is because fixed factor become inadequate in relation to variable input. Variable input तो बाहर भर भर के खड़े हैं, लेकिन तुम्हारा फिक्स फैक्टर अकोमोडेट नहीं कर सकता। समझ में आया? बस देखिए, कभी बस में अगर 50 लोगों की कैपेसिटी है, पैसेंजर नीचे 100 खड़े रहते हैं, तो वेरिएबल इनपुट्स तो बहुत है, लेकिन फिक्स कंस्ट्रेंट तो इंडियन बस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो वो तो 100 को भी भर के ले जाती है। तुम पीएमटी देखी क्या भाई किसी ने? क्या भरते हैं उसके अंदर जानवरों की तरह, बाप रे। और सब डिओड्रेंट छोड़ते हैं अपना। छी क्या छी, सच में। अब इसमें जिसकी हाइट कम रहती है ना, उसको बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उन लोगों को। हाँ छी, तो बहुत ही ज्यादा गंदा आदमी है। ठीक है, तो बस 50 लोगों को बिठा सकती है। वेरिएबल इंपुट्स, पैसेंजर तो भर भर के बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन बस अकोमोडेट कितने कर सकती है? 50 लोगों को। उसके ऊपर एफिशिएंसी गिरना चालू हो जाएगी। Once the point of right combination is further increase in the variable input will cause MP and AP to decline. This is because the fixed factor become inadequate in relation to the quantity of variable input. Based on the machine example given above, putting 16% on the same machine will make contribution of latter nil. यहाँ पे nil बोला है, less होता है actually. So average output will decline. आगे ले, एवरेज आउटपुट डिक्लाइन, हाँ एवरेज आउटपुट विल डिक्लाइन, बट कंट्रीब्यूशन निल नहीं रहेगा, लेस रहेगा, लेस रहेगा, निल नहीं हो सकता। निल आ रहा है तो फिर तो स्टेज 3 में तुम ऑपरेट करना चालू कर दोगे। लेस एफिशिएंसी। अब इस लड़की के अंदर कोई एफिशिएंसी नहीं है, पहले स्पेशलाइजेशन हो रहा था उनको उनके काम में, पर इसके आने के कारण कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है किसी की, इसकी भी नहीं बढ़ रही। बना क्या रही है? चाय तो बना रही है, सालों से चाय बना रही है। सिर्फ लड़कियों के कुकिंग रेज्यूमे के अंदर रहता है कुकिंग में क्या आता है उनको? चाय और मैगी बस, और अभी मसाला ओट्स नया। कौन है एक्सेप्शन? तुम एक्सेप्शन हो। लड़कों में भी एक्सेप्शन है, 1-2 को आता होगा, पर आज के टाइम पे नेग्लिजिबल लोगों को कुकिंग आती है। कितने लोगों को यहाँ पे कुकिंग आती है? कुकिंग बोले तो मैगी नहीं, चाय नहीं, क्या आता तुमको बनाने? पोहे के अलावा सब्जी वगैरह, प्रॉपर कुकिंग। मम्मी 15-20 दिन के लिए बाहर गई, कर लोगी पूरा काम इस टाइप का। सिर्फ पोहा वगैरह बनाना, येड़ा बनाना को नहीं अपन खाना बनाना बोलते हैं। हाँ, तू तो उसको रात को खिलाता होगा ना, एक दिन वो एक दिन तो प्यार ऐसे ही बढ़ता है, एक दिन वो बना के खिलाए, एक दिन तू बना के खिलाए। हाँ, ब्रेकफास्ट, ओ बेड टी एंड ब्रेकफास्ट मिलता है या देता है तू उसको? हाँ सही बात है। वैसे भी स्कूल तो शाम के बाद बंद हो जाता है, लेस टाइम लगता है समझने में तुम्हें। लेस एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। Once the fixed factor has reached the maximum capacity, there is no further scope or possibility of efficiency of variable factor. Average efficiency of variable factor can increase only if fixed factor supports such an extra output. क्या बोल रहे हैं? अगर तू fixed factor बढ़ा पाया तो ही efficiency बढ़ेगी, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? शॉर्ट रन में हम फिक्स फैक्टर को बढ़ा नहीं सकते, तो क्या बोल रहे हैं? अगर फिक्स फैक्टर बढ़ा पाता है तू तो ही एफिशिएंसी बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ती। इसे पूछा ऋतुजा से हमने, तू सिर्फ चाय बनाती, किस काम की? कुछ खाना भी बना, तो इसने पता है क्या बोला? गैस ही नहीं है, मैं कैसे खाना बनाऊं? मेरे को तो बहुत अच्छा खाना आता है बनाने, लेकिन गैस नहीं है। तो ये रीजन दिया। फिर हमने सोचा कि गैस एक और स्टोव लगा देते, बट वो पॉसिबल नहीं है, फिक्स फैक्टर बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो यही बोल रहे हैं एफिशिएंसी इसकी बढ़ सकती है अगर फिक्स फैक्टर बढ़े, लेकिन फिक्स फैक्टर तो बढ़ ही नहीं सकता। This is the problem. Average product of the variable factor diminishes when the fixed indivisible factor is
been worked too hard. Average product of variable factor diminishes when the fixed indivisible factor is being worked too hard. यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी आउटपुट उस रेट में इंक्रीज नहीं हो रहा है. क्या चल रहा है? आउटपुट उस रेट में इंक्रीज नहीं हो रहा है. मैं भूल जाता हूँ मेरे को क्या बोलना रहता तुम्हारी ये हरकतें देख के. मतलब तू उसकी तरफ देख रहा था कुछ तो भी अलग नजरों से और ऐसे हाथ मार रहा था. मयूर बता सकता है ये लोग क्या नजरों से देख के कर रहे थे कुछ? बस प्रॉब्लम यही है, मैं 200 आंखें यहाँ पे देख सकता हूँ और ये तो ढापना है, इसको तो 4 आंखें हैं. इतने प्यार भरी भावना से क्या कर रहा था तुम? वो मारने वाला नहीं था, चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी ना वो कुछ और बताती है. कल से एक लड़का एक लड़की ऐसे बैठा करो, मेरे को ज्यादा सेफ लगेगा, मेरे को सेफ लगेगा इस क्लास में. मैं यानी कि मेरे स्टूडेंट सब सही है. अरे बिगड़ गए रे वो लड़के लड़के. देखो क्या बोल रहा है. नंबर कम नहीं होंगे, बढ़ जाएंगे. अच्छा तुम बहुत आगे नालायक हो, तुम नरक में जाओ. इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पे आ जाओ. It is assumed that, सुनो, it is assumed that there is no perfect substitute for scarce fixed factor. If such perfect substitute are available, then the shortage of scarce fixed factor can be made by using the perfect substitute such that output could be increased. अब ये लड़की ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बोली कि गैस की भट्टी नहीं है, मैं और कुछ काम कर नहीं सकती. ये रीजन से प्रोडक्टिविटी इसकी डिक्लाइन थी. अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता हमारे पास, वो फिक्स फैक्टर का भी अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता, गैस की जगह इलेक्ट्रिक इंडक्शन वाला वो रहता है ना, तुमको मालूम होगा, वो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होता, वो अगर पॉसिबल होता तो शायद रिटर्न डिक्रीज नहीं होता. पर वो भी नहीं है हमारे पास, कुछ है ही नहीं. तो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, वो फिक्स फैक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं है. वेदांत मेरा क्वेश्चन ये है, अगर अपन फिक्स फैक्टर बढ़ा पाए तो रिटर्न बढ़ेगा या कम होगा? हाँ, रिटर्न बढ़ेगा, यानी कि स्टेज 1 में चले जाएंगे. पर फिर स्टेज 2 में क्यों है? क्योंकि फिक्स फैक्टर इंक्रीज करना पॉसिबल ही नहीं है. अगर बढ़ा पाए तो फिर इंक्रीजिंग रेट से रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो बढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है ना. देयर इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. लास्ट है रॉन्ग कॉम्बिनेशन. रॉन्ग कॉम्बिनेशन रहेगा, यानी कि एक गैस की कैपेसिटी है 5 लोगों की, एक स्टोव की कैपेसिटी 5 और तुम 6 लोग अकोमोडेट कर रहे हो उसके अंदर, तो एफिशिएंसी गिरेगी. रॉन्ग कॉम्बिनेशन. अच्छा, फर्स्ट स्टेज 1 के अंदर 4 रीजन क्या थे? पहला रीजन था फिक्स फैक्टर फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ था. दूसरा, एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो रहा था वेरिएबल फैक्टर का. नो स्कैर्सिटी, राइट कॉम्बिनेशन. यहां पे क्या प्रॉब्लम है? फुल कैपेसिटी यूटिलाइज कर चुके हो तुम, स्पेशलाइजेशन का स्कोप नहीं बचा, कोई सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं और कॉम्बिनेशन भी गलत हो गया. स्टेज 2 में जा रहे हो. अब स्टेज 3 के अंदर, स्टेज 2 इज ऑल्सो कॉल्ड, नहीं स्टेज 3 चाहिए यहां पे. नोट के अंदर लिखना, स्टेज 3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न. क्यों भाई इसको लॉ ऑफ नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न क्यों बोल रहे? पायल, पायल तुम पायल हो तो आंसर दो. इस स्टेज 3 को लॉ ऑफ नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न क्यों बोल रहे? सोच के आंसर दो, सोच के आराम से, टेक योर टाइम. बस 2 लाइन पढ़ानी है आज मेरे को, हो गया मेरा काम. पायल क्या? यस, सिंस एमपी इज नेगेटिव इन स्टेज 3, इसको लॉ ऑफ नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न भी बोलते हैं. दिस इज स्टेज ऑफ लॉ ऑफ नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न. रीजन क्या है भाई इसका? क्राउडिंग इफेक्ट. बहुत जरूरत से ज्यादा भर दिए, पैदा कर दिए, अब तो क्या तंग करेंगे, रिटर्न गिराएंगे. द लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न ऑपरेट्स व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिकम्स टू एक्सेसिव. बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे अगर वेरिएबल इनपुट, और तुम्हारे पास तो फिक्स फैक्टर है ही नहीं बढ़ाने के लिए, फिक्स फैक्टर बढ़ा नहीं सकते और इनपुट बहुत ज्यादा हो गया, बस एक ही लोग 150 हो गए, नेगेटिव रिटर्न बस पंचर हो जाएगी. The law of negative return operates when quantity of variable factors become too excessive. Underline करो, too excessive, बहुत ही ज्यादा. लिपस्टिक मारो,
हाइलाइटर लाया करो। अभी इसके अंदर मैंने ऑलरेडी करके दिया रहता है ना, इसको कलर चेंज करके, तो पेंसिल का तुम्हारा दिखेगा भी नहीं उसके अंदर। हाईलाइट मारा करो, हाईलाइट लायक, हाइलाइटर लायक, लिपस्टिक लायक है। लिपस्टिक अक्षत, लिपस्टिक यानी कि हाइलाइटर बोल रहा हूं, तो वो वाली लिपस्टिक मत ले आना गलती से, बस यही बोला। The law of negative return operates when the quantity of variable factor becomes too excessive in relation to the fixed factor so that they get in each other, से एक दूसरे के रास्ते में आते हैं। Due to this total output fall instead of rising. Example, इन्होंने एग्जाम्पल तो घटिया दे रखा है, 16 की जगह 17% हो जाए, एक ही परसेंट बढ़ाया इन्होंने। एनीवेज, ये ग्रीन में जो दे रखा है ना, इंपॉर्टेंट है। सिंस द सेकेंड स्टेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने एग्जाम्पल दिया था मार्क्स का, कितने घंटे पढ़ने पर कितने मार्क्स आएंगे, तो तुमने क्या बोला था, 7 घंटे पढ़ाई करेंगे, एंड दैट 7th आवर इज इन सेकेंड स्टेज। क्यों? वहां पे रिटर्न डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। सिंस द सेकेंड स्टेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो स्टेज 2 will be the stage of operation. Underline this, stage 2 will be the stage of operation. अपन stage 2 में काम करेंगे। This is because of that in practice we normally refer to the law of variable proportion as law of diminishing return. अब ये रीजन तुमको शायद समझ में आएगा। Law of variable proportion operates in short run. Short run is a period in which factor of production, one factor of production is fixed, variable factors भी रहते हैं, यानी कि short run के अंदर we have both variable factors and fixed factor of production. Fixed factor बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, रिटर्न अगर बढ़ाना है तो वेरिएबल इनपुट ही बढ़ाना पड़ेगा। कब तक तुम ऑपरेट करोगे? स्टेज 1 तक, स्टेज 2 तक या स्टेज 3 में जाओगे? स्टेज 1 के अंदर सर रिटर्न इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यहां पे तो ऑपरेट करेंगे। इन स्टेज 2 रिटर्न इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, एज लॉन्ग एज द रिटर्न इज पॉजिटिव, एज लॉन्ग एज द रिटर्न इज इंक्रीजिंग, अपन ऑपरेट करेंगे। स्टेज 3 में क्यों नहीं जा रहे? वहां पे रिटर्न नेगेटिव होना चालू हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली इन विच स्टेज वी ऑपरेट इन स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 2 तक ऑपरेट करते हैं अपन। जैसे ही स्टेज 3 स्टार्ट हो जाता है वी स्टॉप ऑपरेटिंग। सो स्टेज 2 के अंदर डिमिनिशिंग रिटर्न रहता है, याद है क्या? नेगेटिव रिटर्न नहीं भाई, डिमिनिशिंग रिटर्न रहता है। इसलिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विच ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। कल्ड साला। परसों हो जाएगा ये चैप्टर। बाय बोलो।